हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 23 अक्टूबर 1987 नेवेस फरेरा नाम की एक 6 साल की बच्ची को गियोनिया ब्राजील की लोकल अथॉरिटीज दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान में पहुंचती हैं और देखते ही देखते कुछ ही देर में 2500 लोग उस कब्रिस्तान को घेर लेते हैं। वो पथराव करते हैं, वाहनों में आग लगा देते हैं, कब्रिस्तान को पहुंचने वाले सारे रास्ते खोद देते हैं। अब उस बच्ची को दफनाने के लिए हेलीकॉप्टर से आर्मी उतारनी पड़ती है और आखिरकार उस 6 साल की बच्ची को एक धातु के ताबूत में बंद करके जमीन से 20 फुट नीचे दफनाकर उसके ऊपर कंक्रीट भर दी जाती है। अब सवाल आता है ये कि आखिर ये भीड़ उस बच्ची को दफनाने के खिलाफ इतना विरोध कर क्यों रही थी? तो जनाब उसका कारण है कि इन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इस बच्ची को यहाँ दफना दिया गया तो पूरे गियोनिया में महामारी फैल जाएगी, लाखों लोग मारे जाएंगे। अब क्या ये लोग सही थे? क्या ऐसा कुछ हो सकता था? तो जवाब है बिल्कुल, पर कैसे? आइए पता करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 14 सितंबर 1987 वैगनर और रोबर्टो नाम के दो आदमी हथौड़े और पेचकस लेकर एक 2 इंच मोटे और 2 इंच चौड़े सिलेंडर पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। अब भाई साहब सिलेंडर तो उनसे ना टूटा, लेकिन शाम होते होते दोनों के हाथ सूज गए और एक को दस्त और दूसरे को उल्टियां शुरू हो गई। अब वैगनर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा बेटा तेरे को कुछ ना हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई है, ये दवाई खा, घर जा, चद्दर तान और सो जा। अब ये तोड़ फोड़ का अभियान अगले दिन भी जारी रहा। अब आखिरकार उन्होंने सिलेंडर को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद जब उसके अंदर से माल मसाला निकाला तो उन्हें पता चला कि उनकी किस्मत खराब है, क्योंकि उसके अंदर सफेद रंग का पाउडर निकला जो कहीं से भी कीमती सामान तो लग नहीं रहा था। अब इन दोनों ने उस पाउडर को जलाने की भी कोशिश करी, लेकिन शुक्र है कि वो पाउडर नहीं जला, क्योंकि अगर वो जलता तो लाखों लोगों को ले बैठता। अब 15 सितंबर आते आते दोनों के हाथों की खाल जल चुकी थी, चेहरा, मुंह, पैर ये लगभग सूज गए थे और हाथों की उंगलियां लगभग सड़ने के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तो इन्हें उस पाउडर में से नीले रंग की रोशनी आती हुई दिखाई दी। अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इसे पास के कबाड़ी को बेच दिया जाए। और भैया ये अपने माल मसाले और सामान को लेकर उस कबाड़ी के पास जाते हैं और उसे ये माल चिपका देते हैं। उसे लगा कि या तो ये कोई चमत्कारिक पाउडर है या फिर कोई बहुत कीमती सामान जिसके बारे में ये दो उल्लू नहीं जानते, और उसने हाथों हाथ वो सामान और पाउडर ले लिया। अब भैया फरेरा नाम का ये कबाड़ी इस पाउडर को तो लेकर अपने घर चला गया और इससे जुड़ा हुआ जो सामान था उसको अपने कबाड़ घर में फेंक दिया। अब अगले 3 दिन फरेरा ने अपने यार दोस्त, गली मोहल्ले, अड़ोसी पड़ोसी सबको इकट्ठा कर लिया और इस चमत्कारिक धूल की अच्छे से बारात निकाली और सबको इसे छूने का मौका दिया। अब उसी दिन की शाम यानी 21 सितंबर को फरेरा की वाइफ मारिया वो बीमार पड़ जाती है, जो कि एक नॉर्मल सी बात थी क्योंकि बीमार तो कोई भी कभी भी हो सकता है। अब तारीख आती है 24 सितंबर की। फरेरा का भाई इस चमत्कारिक धूल का थोड़ा सा हिस्सा अपने घर ले जाता है, अपनी बेटी को देता है और जगह जगह छिड़क देता है। अब इसकी 6 साल की बेटी थोड़ी सी धूल को अपने शरीर पर लगाती है, जगह जगह, कुछ अपने गालों पर, और उन्हीं हाथों से थोड़ा सा अपने सैंडविच के ऊपर लगा के उसे खा लेती है। 2-3 घंटे के अंदर ही उस बच्ची की तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उस बच्ची की स्किन जल चुकी थी, उसके हाथ पैर सूज गए थे और लगातार उसके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अब तारीख आती है 25 सितंबर की। फरेरा अपना सारा कबाड़ जो है एक दूसरे कबाड़ी को बेच देता है। इस कबाड़ में वो सामान भी था जिसके अंदर से उन्होंने वो पाउडर निकाला जो अंधेरे में नीले रंग की चमक दे रहा था। अब फरेरा की वाइफ मारिया एक बात नोट करती है कि वो अकेली नहीं है जो बीमार पड़ रही है, बल्कि उसके अड़ोस पड़ोस और जितने भी लोग उस सामान के या उस पाउडर के संपर्क में आए थे सभी के सभी बीमार हो चुके थे। लेकिन नौबत यहां तक आई कैसे? आखिर उस सिलेंडर के अंदर ऐसा क्या था और वो सामान रोबर्टो और वैगनर नाम के उन 2 कबाड़ियों के हाथ कैसे लगा? आइए पता करते हैं। तो जो सिलेंडर के अंदर ऐसा क्या था? तो जनाब उस सिलेंडर के अंदर था सीजियम 137, जिसे हम सीजियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या चीज है? तो ये है सीजियम का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हमने बनाया है और इसकी हाफ लाइफ लगभग 30 साल के आसपास है। अब ये हाफ लाइफ का क्या मतलब है? तो जी हाफ लाइफ का मतलब ये है कि सीजियम की रेडियो एक्टिविटी 30 साल के अंदर सिर्फ आधी ही कम होगी, यानी आधा सीजियम 30 साल के बाद भी रेडियो एक्टिव रहेगा। अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं कि आखिर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाते क्यों हैं, दूसरा बनाते कैसे हैं, और हमने सीजियम को रेडियो एक्टिव बनाया क्यों, हमें क्या फायदा मिला इससे? देखो जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव नहीं होते उन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डालकर उस पर रेडिएशन छोड़कर उन्हें रेडियो एक्टिव बना दिया जाता है, जिन्हें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि आखिर हम इन्हें बनाते क्यों हैं। देखो इनके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, यानी कि फर्टिलाइजर वगैरह में, मेटल इंडस्ट्री जहां पे ऑटोमेटिक मेटल थिकनेस को पता किया जाता है वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं, और मेडिसिन इंडस्ट्री में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर सीजियम 137 इतना खतरनाक था तो रोबर्टो और वैगनर के हाथ लगा कैसे? मतलब क्या इसको किसी ने ऐसे ही छोड़ रखा था? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो घटना है 13 सितंबर 1987 की। ये दोनों जो कि पेशे से कबाड़ी थे, एक बंद
बंद हो चुके प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल के अंदर चोरी करते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि कैंसर हॉस्पिटल बंद क्यों हुआ था? तो उसके पीछे का कारण यह था कि वो कैंसर हॉस्पिटल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था। अब उस कैंसर हॉस्पिटल में सीजियम क्या कर रहा था? देखो, सीजियम 137 रेडियोथेरेपी मशीन में इस्तेमाल होता है, जिससे गामा रेडिएशन निकलता है और ये गामा रेडिएशन कैंसर और ट्यूमर सेल्स को खत्म करने में इस्तेमाल होता है। अब ये हॉस्पिटल एक नई लोकेशन पे जा रहा था, लेकिन इस जमीन का जो मालिक था या इस बिल्डिंग का जो मालिक था, उसका और हॉस्पिटल अथॉरिटीज के बीच में कुछ पैसे का बकाया बच रहा था। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा पहुंच गया कोर्ट और कोर्ट ने दे दिया स्टे। अब जब तक कोर्ट का स्टे आता, इस बिल्डिंग से लगभग हॉस्पिटल का सारा सामान निकलकर दूसरी बिल्डिंग में जा चुका था, सिवाय उस एक मशीन के उस हिस्से के जिसके अंदर सीजियम का सिलेंडर रखा हुआ था। अब देखो, हॉस्पिटल अथॉरिटी ये बात समझती थी कि सीजियम कितना खतरनाक है। वो सीधा नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग का मालिक हमें सीजियम को निकालने नहीं दे रहा। अब ये नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के अधिकारी कोर्ट जाते हैं और अपना मिलोड को समझाते हैं कि मिलोड, ये चीज बहुत खतरनाक है, इसको यहाँ से निकाल लेने दो। अब अगर आप मिलोड को समझाने की कोशिश करोगे तो मिलोड तो यही समझेंगे ना, अच्छा हमको सिखा रिया है। अब भाई साहब, मिलोड ने मना कर दिया कि बेटा ऐसा है, यहाँ से कोई सामान ना निकलने वाला, और एक गार्ड रो बिठा दिया कि बाबू देख, तेरी जिम्मेदारी है, यहाँ से कोई भी सामान निकाल के ना ले जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वहां गार्ड बैठा था तो चोरी कैसे हो गई? लेकिन यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग है। हुआ क्या, सुनिए। 13 सितंबर 1986 को जिस दिन वहां पर चोरी हुई थी, गार्ड आया ही नहीं, छुट्टी मार गया। और छुट्टी मारने के पीछे जो बहाना था वो ये कि जी मैं बीमार हूँ, ऑन पेपर। अब ये ऑन पेपर का क्या मतलब है? तो भाई साहब, ऑन पेपर का वही मतलब है जो होमवर्क ना पूरा होने पर हम बचपन में ऑन पेपर बीमार पड़ते थे कि जी होमवर्क नहीं हुआ क्योंकि हम बीमार थे। मतलब एप्लीकेशन वगैरह देते थे ना कि हम बीमार हैं इसलिए होमवर्क नहीं करा। तो भाई साहब, गार्ड भी ऑन पेपर बीमार था और वो अपने परिवार को ना एक पिक्चर दिखाने ले गया था जिसका नाम था हर्बी गोज बनानास। ये बाद में जब जांच हुई थी उसमें पता लगा था। अब क्योंकि उस दिन वहां पर गार्ड नहीं था तो ये उसमें घुसे, वहां से माल निकाला और इनके पास एक छोटी सी ट्रॉली थी, उसमें डालकर अपने घर लेकर आ गए और वहां से शुरू हुआ इस पे हथौड़ेबाजी का कार्यक्रम। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि लोकल अथॉरिटीज को ये बात कैसे पता लगी कि शहर में रेडिएशन फैल गया, मतलब किसने बताया? तो देखो, लोकल अथॉरिटीज को ये बात पता लगती है मारिया के थ्रू। कैसे, आओ बताता हूँ। मारिया ने एक बात नोट करी कि जब से वो पाउडर लोगों के संपर्क में आया है या उससे जुड़ा हुआ कोई भी सामान किसी के भी संपर्क में आया है, वो बीमार पड़ रहा है। तो मारिया एक काम करती है, उसके हस्बैंड ने वो कबाड़ा जिसको बेचा था, एक नौकर को लेके उसके पास जाती है। वो देखती है कि वहां भी सब बीमार पड़ चुके हैं। वहां से वो कबाड़ा इन द सेंस सिर्फ वही सामान जो कि उसको लगता है कि उस सिलेंडर से जुड़ा हुआ था, सीजियम के सिलेंडर से, उसको उठाती है, बोरे में भरती है, एक बस में बैठती है और अपने नौकर के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। अब हॉस्पिटल में पहुंचकर वो अपने बोरे को डॉक्टर की टेबल पर रख देती है कि जी ये सामान है जिसकी वजह से पूरे शहर में महामारी फैल गई है। डॉक्टर उसको सीरियस लेता नहीं, कहता कि तुम घर जाओ, मैं इसकी जांच करा लूंगा। और उस बोरे को मेन एंट्रेंस था उसी में एक कुर्सी के ऊपर रखवा देता है। हो गया सत्यानाश, बस इसी की कमी थी। अब जितने भी लोग उस हॉस्पिटल में आ रहे थे या जा रहे थे, वो सभी के सभी उस सामान के संपर्क में आते चले गए। अब भाई साहब, हॉस्पिटल का स्टाफ बीमार, जो मरीज पहले से बीमार थे वो और बीमार, और जो लोग बहुत बीमार थे वो तो पहली फुर्सत में ऊपर की तरफ रुखसत हो गए। अब जब हॉस्पिटल ये बात नोट करता है तो वो एक मेडिकल फिजिसिस्ट को फोन करता है। फिर वो मेडिकल फिजिसिस्ट स्टेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को फोन करता है और उनसे कहता है कि किसी वैज्ञानिक को तुरंत गियोनिया भेजिए और चेक कराइए कि वहां पर रेडिएशन का स्तर क्या है, क्योंकि पूरे गियोनिया में महामारी फैल गई है। अब ये स्टेट डिपार्टमेंट एक वेल्टर फरेरा नाम के वैज्ञानिक को स्किंटिलोमीटर देकर, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि रेडियो एक्टिविटी नापने में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे देकर वहां पर भेज देती है। अब ये जनाब अपने डिवाइस की सेटिंग छेड़ रहे थे और जैसे ही उसको ऑन करते हैं तुरंत जो उसका इंडिकेटर था वो बावला हो जाता है। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतना ज्यादा रेडिएशन का लेवल कैसे हो सकता है। उन्हें लगता है कि उनका डिवाइस खराब है, वो वापस जाते हैं और दूसरा डिवाइस लेकर जब दोबारा जांच करते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि इस एरिया में कोई एक दो एपिसेंटर नहीं बल्कि ये पूरा शहर खुद में एपिसेंटर बन चुका था, रेडिएशन का एपिसेंटर। अब खबर जाती है स्टेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के पास और गियोनिया की सारी सड़कें सील कर दी जाती है। ना वहां कोई जा सकता था, ना वहां से कोई आ सकता था। हर रास्ते पर मिलिट्री उतार दी जाती है। लोगों को पता चलता है कि पूरे शहर में रेडिएशन फैल चुका है, सड़कों पर मिलिट्री उतर चुकी है, शहर सील कर दिया गया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब मरने वाले हैं। और फिर उनके कानों तक ये खबर आती है कि ऐसे ऐसे एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है जिसे लोकल अथॉरिटीज उन्हीं के किसी कब्रिस्तान में दफनाने जा रही है। तब ये लोग भड़कते हैं। क्यों?
क्योंकि इन्होंने 1 साल पहले चेरनोबिल हादसे के बारे में सुना था कि कैसे रेडिएशन ने चेरनोबिल में तबाही मचाई थी। लोगों के अंदर यह भी डर था कि शायद सरकार इनको घेराबंदी करके मार दे। अब इन लोगों को यह भी डर था कि अगर इस बच्ची को इस मिट्टी में दफना दिया गया तो इस बच्ची से निकलने वाला रेडिएशन उस जमीन को, उस पानी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और वो लोग उस जगह पर नहीं रह पाएंगे और शायद मर भी जाएं। और यही वो कारण था जिसकी वजह से 2500 लोग वहां पर इस चीज का विरोध कर रहे थे। और ये बच्ची मरने वाली अकेली नहीं थी। जो कबाड़ घर का मालिक था फरेरा, उसकी वाइफ मारिया, वो भी मारी जाती है। फिर उसके साथ जो नौकर उस कबाड़ से भरे हुए बोरे को लेकर अस्पताल जाता है, वो भी मारा जाता है। कबाड़ घर के मालिक फरेरा के जो 2 नौकर थे जिन्होंने ये सारा कबाड़ एक दूसरे कबाड़ी को बेचा था, वो भी मारे जाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि जिन्होंने ये सामान चुराया था, पेचकस से खोल के तोड़ा था, क्या वो नहीं मरे? नहीं, वो नहीं मरे, वो रिकवर कर गए, लेकिन उनके हाथों की उंगलियां और एक का बाजू काट दिया गया। अब इसके बाद इस रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्राजील की सरकार कई सौ साइंटिस्ट, स्पेशल इक्विपमेंट लगी कार्स, हेलीकॉप्टर्स उस एरिया में घुमाती हैं और लगभग 1,12,800 आदमियों को पास के ही एक ओलंपिक स्टेडियम में कैद कर लिया जाता है। लॉजिक बिल्कुल साफ था, जो मरेगा उसे दफना दो, जो नहीं मरे उनके मरने का वेट करो, और जो रिकवर हो गए उन्हें कुछ समय बाद बाहर समाज में जाने के लिए छोड़ सकते हैं। अब देखिए एक बात नोट करिए, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा कोट नहीं कर रहा हूं। उसका कारण है ये कि ब्राजील की गवर्नमेंट ने जो डाटा रिलीज करा है वो उस डाटा से मैच नहीं करता जो मुझे बाकी सोर्सेज से मिला है। अब इसका ये कारण भी हो सकता है कि जैसे चाइना ने अपने यहाँ पर जब कोविड-19 फैला था तो उस महामारी को या उससे जुड़े हुए डाटा को WHO से छुपाया था, आम लोगों से छुपाया था, बाकी देशों से छुपाया था। तो क्या पता ब्राजील की सरकार ने भी जो एक्चुअल डाटा है उसमें हेर फेर करा हो। तो मैं उस डाटा को कोट नहीं कर रहा हूं, बस एक राउंड फिगर में चीजें आपको बता रहा हूं। अब उस एरिया में जितने भी जानवर थे, चाहे वो गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, कोई भी पशु हो, सबको पकड़कर जिसके अंदर रेडिएशन का जरा सा भी ट्रेस मिला उसको मार दिया गया। अब देखो, हो सकता है आप ये बात सोच रहे हो कि देखो जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन चलो कम से कम हमारा देश इस मामले में तो ठीक है ना भाई साहब ना। कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, सुनो। A massive hunt has begun for missing radioactive material. Toxic hazardous pieces of a machine could still be out there. The search has begun for the nuclear material that is believed to have gone missing. Searchers are on at the ground zero of India's first radiation death, and India's nuclear watchdog, the AERB, says that Mayapuri in Delhi is still at great risk. And this is what the Atomic Energy Regulatory Body is searching for. Metallic pencils that carry the deadly radiation. घटना है अप्रैल 2010 की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सन 1985 से अनयूज्ड एक गामा इरेडिएटर रखा हुआ था। अब भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी कबाड़ियों को इकट्ठा करके उसकी ऑक्शन कराई थी, मतलब बोली लगवाई थी, और मायापुरी का एक कबाड़ी उसको लेकर वहां से चला जाता है। और कमाल की बात यह है कि जिन लोगों को यह मालूम था कि ये चीज बहुत खतरनाक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो कबाड़ी जिसको कोई भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह के सामानों कैसे हैंडल करना है, वो इस पे हथौड़े बजाने शुरू कर देता है। अब आखिर इस डिवाइस के अंदर ऐसा था क्या? तो भाई साहब, इसके अंदर कोबाल्ट 60 था। अब इस डिवाइस के टुकड़े करके इसमें से जो सामान निकाला उसमें कोबाल्ट 60 की एक पैलेट निकली। पैलेट मतलब एक सिलेंडर समझ लो आप। और उसमें से थोड़ा सा कोबाल्ट 60 निकालकर स्क्रैप यार्ड के मालिक अजय जैन ने अपने पर्स में रख लिया। अब देख रहे हो आप क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो ब्राजील में हुआ था, दिल्ली में भी हुआ। और अब आगे सुनो। इसके बाद शाम होते होते 7 लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं, एम्स में भर्ती होते हैं। पता लगता है कि ये रेडिएशन की वजह से बीमार पड़े हैं। एक आदमी मारा जाता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। अब आप सोचो, वो लोग मुश्किल से मुश्किल थोड़ी देर ही रेडिएशन के संपर्क में रहे होंगे और रेडिएशन ने उनका ये हाल कर दिया कुछ ही घंटों में। इसके बाद एम्स से खबर जाती है पुलिस थाने को। पुलिस पूरे एरिया को घेर कर सील कर देती है, वहां से सारा माल रिकवर करती है और इस सामान को कैसे हैंडल करना है ये सारी गाइडलाइन आती है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से, और ये सामान नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में भेज दिया जाता है। इस घटना के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के 6 प्रोफेसर्स को लापरवाही के आरोप में बुक किया जाता है। अब अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि हम लोग सेफ हैं। सेफ कोई नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर ये कोबाल्ट 60 फैल जाता तो ये लगभग आधे एनसीआर को साफ कर देता, और हमारे देश में भीड़ को देखते हुए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि शायद ये नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता था। लेकिन हमारी किस्मत बढ़िया है कि ये घटना इंटरनेशनल न्यूक्लियर स्केल पर 4थे नंबर पर है, यानी कि एक ऐसी दुर्घटना जिसका सिर्फ लोकल कॉन्सिक्वेंसेस थे, मतलब बहुत बड़े एरिया में वो नहीं फैली, कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी में परिवर्तित
परिवर्तित नहीं हुई। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो अपनी तरफ से पूरे काम कर दिया था, पर शुक्र है कि हम बच गए। और एक खबर सुनो, ये मशीन कनाडा से मंगवाई थी। कनाडा हमें आज ही तंग नहीं कर रहा, मतलब पहले से इसका और अपना चलता हुआ आ रहा है। चलिए वापस चलते हैं ब्राजील। वहां अभी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये जो साफ सफाई का अभियान वहां पर चल रहा था, उसमें हजारों घर तोड़ दिए गए, बिल्डिंग तोड़ दी गई, केमिकल्स और पानी की मदद से पूरे शहर को धोया गया। जो जमीन रेडियो एक्टिव हो चुकी थी उसके ऊपर कंक्रीट की परत चढ़ा दी गई। अब देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बुरा हुआ, तो नहीं भाई साहब, बुरा तो अब होगा। आगे सुनिए। जिन लोगों का इस दुर्घटना में सब कुछ बर्बाद हो गया, वो दूसरे शहरों में नौकरी के लिए, घर के लिए जाने लगे, लेकिन उन्हें कोई नौकरी ना दे। लोगों के बीच में डर फैल गया कि ये लोग हमें भी बीमार कर देंगे। लोगों को किराए पर घर मिलने बंद हो गए। गियोनिया शहर का जो भी एक्सपोर्ट था, चाहे वो फल का हो, सब्जी का हो, उसको लोगों ने लेने से मना कर दिया। लोगों के बीच में ये डर फैल गया था कि उस शहर से जो भी सामान आएगा वो उन्हें बीमार कर देगा। और ये सब तब हो रहा था जब सरकार ने पूरे एरिया को डिकंटेमिनेट कर दिया था और सेफ डिक्लेयर भी कर दिया। लेकिन फिर भी लोग उस एरिया में ना तो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, ना उस एरिया के साथ कोई बिजनेस कर रहे थे। मतलब उस शहर की पूरी इकोनॉमी लगभग तबाह हो गई। अब जरा ये सोचिए कि यहाँ पर गलती किसकी है? क्या उन मिलॉर्ड की जिन्होंने रेडिएशन के बारे में या रेडिएशन के इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ना होते हुए भी वहां पर स्टे ऑर्डर दे दिया? या उन दो चोरों की जिनका काम ही था इधर उधर से कबाड़ इकट्ठा करना? या उस बिल्डिंग मालिक की जिसने वहां पर स्टे ले लिया और उस सामान को वहां पर जो है फंसा दिया? क्या ऐसे मुद्दों की सुनवाई के लिए स्पेशल लोग नहीं होने चाहिए जिन्हें इस फील्ड के बारे में, इन चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी हो? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लिखिए अपना जवाब कमेंट में। अब देखो, इस घटना के बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सबक सीखा उसके ऊपर एक पीडीएफ रिलीज किया है। और गियोनिया में जो हुआ था उसके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एक केस स्टडी पब्लिश करी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।